नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। मेरे साथ आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी को, जो पिछले 24 घंटे से काफी खुश हैं। ओवैसी साहब के लिए महाराष्ट्र से ऐसे नतीजे आए हैं लोकल बॉडी इलेक्शन से जैसे कभी नहीं आए इतिहास में। पिछली बार 29 नगर पालिकाओं में करीब 56 सीटें थी पार्षदों की ओवैसी साहब के पास। इस बार डबल से भी ज्यादा। स्वागत ओवैसी साहब, मुबारकबाद। कैसे हो गया ये? नहीं, ये तो सबसे पहले तो अल्लाह सुब्हानहू तआला करम है और वहाँ की आवाम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हम पर एतमाद और भरोसा किया और हमारे 125 म्युनिसिपल कॉरपोरेटर्स को कामयाब किया। मैं क्रेडिट देता हूँ हमारे जलील साहब को, यूसुफ पुंजानी साहब को, मुफ्ती साहब को और पूरे ऑब्जर्वर्स को, पार्टी मेंबर्स को। और फिर हमारे जो एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के साथ तेलंगाना में गए, बलाला, कौसर, मुबीन, अख्तर अली मान साहब बिहार से आए, दिल्ली से लोग आए, तो सब लोग एक कलेक्टिव एफर्ट था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिजल्ट आया और हमको जिम्मेदारी हम पर बढ़ गई है। उम्मीद करते हैं कि हमारे जो इलेक्टेड कॉरपोरेटर्स हैं वो उसी मिलनसारी के साथ जो उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में जनता से बात करेंगे, उनकी तकालीफ को और अपने अपने वार्ड्स को डेवलपमेंट करवाएंगे। लोग ये सोच रहे हैं सर कि कई वार्ड्स में, कई नगर पालिकाओं में आप किंग मेकर बन गए हैं, तो अगर बीजेपी के मेयर को जरूरत पड़ी तो क्या सपोर्ट कर सकते हैं क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता है सर। देखिए, हमने साफ तौर पर कह दिया है कि पॉलिसी मैटर्स के ऊपर पार्टी के फैसले के ऊपर कोई कोई अपनी बगैर इजाजत के काम नहीं कर सकता और सवाल ही पैदा नहीं होता एनडीए के साथ जाने का। और अकोट में हमने वार्न किया था हमारे 5 कॉरपोरेटर्स को। मैंने खुद उनसे मिलकर कहा था कि पॉलिसी मैटर्स पर आप फैसला मत लीजिए जब तक आप वाइस प्रेसिडेंट यूसुफ पुंजानी साहब से, इम्तियाज साहब से बात नहीं करेंगे। उन्होंने एक बीजेपी के लीडर के बेटे को सपोर्ट किया कोऑप्शन मेंबर के लिए, तो हमारे पार्टी ने उनको सस्पेंड कर दिया, पार्टी से खारिज कर दिया उनको। तो अकोट में जो हुआ था वो आपकी मर्जी के बगैर हुआ था ओवैसी साहब, और क्या आपने अब उसको रद्द कर दिया? देखिए, अकोट में 2 चीजें हुई मानक साहब। एक तो उन्होंने एक गठ बनाया था और बगैर पार्टी से पूछे गठ बनाया। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनको ये नहीं बताया गया था उसमें बीजेपी है। तो हमने कहा कि आप फौरन लेटर दीजिए, जब आपकी बात कह रहा को नहीं मानो तो फौरन लेटर दीजिए कमिश्नर म्युनिसिपैलिटी के कि आप उस गठ से बाहर निकल रहे हैं। फिर हमने वार्न किया, इन्होंने फिर क्या किया, बीजेपी के एक बेटे के कोऑप्शन मेंबर के लिए सपोर्ट की, तो हमने उनको पार्टी से निकाल दिया। ओके, मतलब अब आपका बीजेपी से कोई अलायंस किसी भी तौर पर लोकल लेवल पर नहीं है ना ओवैसी साहब? नहीं हो सकता है ना। कैसे हो सकता है बताइए? 2014 से लेकर 2025 तक जितने पार्लियामेंट में मोदी सरकार बोलिए या एनडीए ने लेकर आए, जहां पर हमने इसको समझा कि संविधान के खिलाफ है, हमने अपोज किया उनको। जहां पर देश की बात आई, ऑपरेशन सिंदूर की बात आई, हम देश के साथ खड़े रहे, गवर्नमेंट के साथ, देश के साथ खड़े रहे। मोदी के साथ, बीजेपी के साथ कहां खड़े थे हम? तो पॉलिटिकली हमारी आइडियोलॉजी क्लियर है, हम नहीं जा सकते, ना जाएंगे एनडीए के साथ। पर और अगर कोई ऐसी हिमाकत करेगा तो पार्टी एक्शन लेगी उनके खिलाफ। जी, पर बीजेपी को बधाई तो दे देते ओवैसी साहब। ऐतिहासिक जीत हासिल की है बीजेपी ने। 29 में से शायद 23, 24, 25 जीत गए हैं वो। नहीं, जनता का फैसला है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। जनता ने उनको सत्ता दोबारा दी है, यकीनन हम उस फैसले की इज्जत करते हैं, कदर की निगाहों से उसको देखते हैं। ओके, आपके हिसाब से वोट चोरी का कोई फैक्टर तो नहीं है ना महाराष्ट्र के इन इलेक्शंस में? नहीं, हमारे पार्टी के जिम्मेदारों को तो नजर नहीं आया, ना मुझे किसी ने बताया। वोटर लिस्ट में मैं क्लोजली इम्तियाज साहब के साथ, यूसुफ पुंजानी साहब के साथ, मुफ्ती इस्माइल साहब के साथ, और सैयद मोइन है, वारिस पठान है, अतीक है, इन सब से मैं राब्ते में था। फिरोज डाला है कि भाई ऐसा कुछ डेलिबरेटली किसी के नाम काटे गए, तो कहीं पर कुछ नाम मिस हुआ होगा, बट ऐसा नहीं नजर आया हमको। ओके, और ईवीएम पर तो आप पहले भी अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं कि ईवीएम में आप नहीं मानते कि कोई इस तरह से बेईमानी होती है। नहीं, मेरा मानना यह है कि ईवीएम से ज्यादा जो बीजेपी ने दिमाग के ईवीएम में जो चिप डाल दी है ना, नफरत की, उसको निकालने की जरूरत है हमको।
आप मानते हैं इस बार जो बीजेपी लोकल इलेक्शन जीती है इसमें भी वो एक फैक्टर है, नफरत वाला? बिल्कुल है, क्यों नहीं है, बिल्कुल है। किसने शुरू किया था कि एक मेयर कौन बनेगा, नहीं बनेगा, क्या होगा, नहीं होगा? तो ये बराबर है, इसमें कि सब चीजें हैं उसमें। फिर इसीलिए जो ऑपोजिशन के लोग हैं ओवैसी साहब वो ये कहते हैं कि इसी में आपने भी आग में घी डाला। आप ही के नेताओं ने कहा कि हिजाब वाली मेयर क्यों नहीं बन सकती, मुस्लिम मेयर क्यों नहीं बन सकती। आप दोनों ने इस पूरे इलेक्शन को पोलराइज कर दिया, ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं ऑपोजिशन के। नहीं, पागल है वो लोग। अगर कोई मीडिया का तो सवाल करेगा कि कोई ऐसा कह रहा है, तो मैं कहता हूं कि कोई एक ही समुदाय का बन सकता है जो पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मेरा ख्वाब यह है कि कभी इस देश की क्या प्रधानमंत्री एक हिजाब बनेगी, तो उसमें बुरी बात क्या है? हम तो बता रहे हैं भारत के प्लुरलिज्म को, डाइवर्सिटी को। भाई देश तय करेगा ना, और संविधान तो रोकता नहीं है किसी को समुदाय या रिलीजन के नाम पर वैसे साहब ये ऑपोजिशन की इतनी बुरी हालत बार बार क्यों हो रही है, आपको क्या लगता है? इस बार देखिए आपकी पार्टी जो कि छोटी पार्टी है बाकी बड़ी पार्टियों के मुकाबले, वो भी इतने सारे पार्षद जीत गई, 56 जीत गई। क्या हो रहा है, गलत क्या कर रहे हैं ये लोग? अब सर, आप मानक साहब, आप ज्ञानी लोगों को, एनालिस्ट को बिठाकर आप प्रोग्राम से करते हैं। मैं तो इतना ज्ञानी नहीं हूं, ना एनालिस्ट हूं, ना उतना मैं डीपली रिजल्ट पढ़ा हूं अभी तक। तो अब जिसके पेट में दर्द है उसको, हैदराबाद में बोल रहे, जिसके पेट में दर्द है उसको अजवान खाना चाहिए। अब मेरे पेट में दर्द होगा तो दवाई मैं ही खाऊंगा ना, ताकि मेरा पेट का दर्द कम हो जाए। मैं तो मानक साहब को नहीं हो सकते आप खा लो मेरा पेट का दर्द कम हो जाएगा। मेरे पास तो मैं काबिल नहीं हूं किसी और पार्टी की कमजोरी और उनकी शिकस्त के क्या असबाब है बताने के लिए। पर आप मानते हैं ओवैसी साहब आप सही साबित हो गए। आप जो बिहार में कह रहे थे इनसे कि एआईएमआईएम को इंडिया गठबंधन में ले लो, और महाराष्ट्र में आपने यह साबित कर दिया कि आपको नजरअंदाज करना, हल्के में लेना या बीजेपी की बी टीम कहकर खारिज कर देना विपक्ष की गलती है। अभी भी बोल रहे हैं, चुनाव तमाम बोलते गए मेरे बारे में। मैं एक दिन 2 दिन खामोश था कि शायद इनका दिमाग ठिकाने पे आएगा। फिर हम अपनी जबान खोलकर पूरी तारीख उनको गिनवा दिए, उनकी पंडित नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक बता दिए, पूरा हम उनको पूरी उनकी हिस्ट्री बता दिए। लोकल बॉडी के इलेक्शन में आप हमको ही बकवास और अनाप शनाप बक रहे थे, तो हमने बताया कि देखो आपकी तारीख ये है। तो नहीं लेते उनका उनका इख्तियार है। मैं कोई रो नहीं रहा हूं, ना मैं कोई भीख मांग रहा हूं। मगर एक बात सही है कि जहां कहीं हमारी पार्टी होगी हम चुनाव लड़ेंगे, और हम उसके बाद फिर आप रोना नहीं। इम्तियाज जलील को आपने मिलकर, सेक्युलर पार्टीज ने, कम्युनल पार्टी, सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज ने मिलकर, कंप्लीट कम्युनल पार्टी से मिलकर इम्तियाज जलील को हराया औरंगाबाद में। इम्तियाज जलील विधानसभा का चुनाव लड़ा तो आपने हराया, 1000 वोट से इम्तियाज जलील को आपने हराने की पूरी कोशिश की, हरा दिया आपने। तो आप तो कर रहे हैं ना। फिर मैं क्या रोता हूं इस बारे में? मैं तो सच्चाई को बयान कर रहा हूं। मगर अगर हम चुनाव लड़ रहे हैं तब भी आप हमको गाली दे रहे हैं। आपको मैं क्या बताऊं? आपको अगर शायद कभी वो ऑडियो मिल जाए जो मेरे बारे में उन्होंने कहा है, तो आप भी सर पकड़ के बोलेंगे क्या हो गया इन लोगों को, इस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन से ऑडियो की बात कर रहे हैं? हमने तो वो सुना था जिसमें तेजस्वी यादव आपको एक्सट्रीमिस्ट कह रहे थे ओवैसी साहब। नहीं, वो भाई वो तो बिहार का था। हम आपको महाराष्ट्र के इस चुनाव की बात कर रहे हैं। जी थोड़ा बताइए ना, क्या कह रहे थे और कौन कह रहा था आपको? छोड़िए ना, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मुझे तकलीफ नहीं होती। मुझे आदत हो चुकी है। मैं तो उसको कहता हूं कि मैं भारत की लैला हूं, बोलो मेरे मजनू हो तुम लोग। मगर एक बात याद रखो, तुम मोहब्बत में दीवाने इतने हो जा रहे हो कि तुम्हारी जमीन से पैर के जमीन खिसक रही है, तुमको अंदाजा ही नहीं है। बोले जाओ, क्या क्या बोलना है बोलो मुझे। पर ओवैसी साहब कहीं ये इंप्रेशन ऑपरेशन सिंदूर वाले डेलीगेशन के बाद जो बन रहा था कि आप बीजेपी के लिए सॉफ्ट हो गए हैं, आपको लगता है कि वो भी जानबूझकर बनाया गया था, नैरेटिव था एक? नहीं मानक साहब, ये तो नामुनासिब सवाल है। मैं इस पर ऑफेंस लेता हूं। इसलिए लेता हूं क्योंकि भाई ऑपरेशन सिंदूर मानक साहब की सोच में यह कि कुछ सियासी था, वो तो देश का था ना। वो तो कोई बीजेपी एमआईएम कांग्रेस का तो सवाल नहीं था, वो तो देश का मामला था। हम तो पहलगाम में जो बुजदिलाना हमला, मजहब पूछकर गोली मारी गई क्योंकि हिंदू थे,
पाकिस्तान से आतंकवाद आए थे, हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, तो वो तो देश का था, उससे उसको पॉलिटिक्स से क्यों जोड़ रहे हैं आप? नहीं, एक सेकंड, मैं आप जो ऑफेंस ले रहे हैं मैं उस पर बताता हूं मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं। क्योंकि बार बार आपको बीजेपी की बी टीम बताने वाले लोग यही कहते हैं कि ओवैसी साहब बदल गए, नरम पड़ गए, जबकि मैं आपके सोशल मीडिया पर देखता हूं आप अक्सर बीजेपी की सरकारों को घेरते हैं। आपने अभी हाल में भी कई बार कहा ये गौ रक्षकों को बीजेपी सरकारों में खुला लाइसेंस मिला हुआ है। आप वो लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन एक नैरेटिव ओवैसी साहब ये कोशिश हुई है बनाने की। मानक साहब, एक मिनट, अगर ऑपरेशन सिंदूर पर बोलने से अगर इन अहमकों की दुनिया में बसने वालों को लगता है कि बीजेपी पे नरम पड़ गए हैं, तो उनका इलाज भारत के सबसे बेहतरीन पागलखाने में होना चाहिए, क्योंकि वो देशभक्ति भूल चुके हैं। भाई, पड़ोस से अगर कोई आतंकवाद आकर मारता है और हम सब मिलकर ऑल पार्टी में बोले कि उसका मौसर जवाब दीजिए आप, तुम ऑल पार्टी मीटिंग में एक बात बोलते और बाहर निकलकर ओवैसी को इस तरह की बात करते, तो तुम ऑल पार्टी में बोलते मौसर जवाब नहीं देना चाहिए था, खामोश बैठ जाओ। सबने मिलकर कहा था कि मौसर जवाब दीजिए, जवाब देना है इन लोगों को। हमने जब सब, और फिर हमारी सेना मार रही है उन लोगों को, मुकाबला कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में डेलीगेशन जब बनाया गया तो क्या कांग्रेस के लोग नहीं थे उसमें? शशि थरूर नहीं थे क्या उसमें? सुप्रिया सुले नहीं थी क्या? डीएमके कनिमोझी नहीं थे क्या? मनीष तिवारी नहीं थे? वो लोग क्या कर रहे थे? नरम थे या गरम थे वहां पर? वो सब लोग देश की बात करने गए थे। वो नरेंद्र मोदी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, वो भारत के 133 करोड़ जनता के नुमाइंदे बनकर गए थे, क्योंकि एक पड़ोसी मुल्क ने हमारे देश में आतंकवाद का नंगा नाच कर रही है, उसके खिलाफ हमने बोलने गए थे। अगर कोई अहमक इसको इस तरह से देखता है तो भाई, आपको दुनिया का बेहतरीन साइकियाट्रिस्ट भी मुझे लगता है कि आपका इलाज नहीं कर पाएगा। ओवैसी साहब, देश के हालात आपको लगता है पहले से कुछ सुधरे हैं, या अभी भी बीजेपी राज में, उनकी राज्य सरकारों में मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है? ओवैसी साहब, पहले से कुछ बेहतर हुआ है या और खराब हुआ है? मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूं। दो इंसिडेंट, दो मिसालें आपको देता हूं, आप फैसला कर लेगा, आपके देखने वाले करेंगे। ओडिशा बालासोर में एक मोहम्मद नामी लड़के को गाड़ी से उतारकर मार मार कर पीट कर उसको जबरदस्ती जीएसआर का नारा लगाया गया और उस पे केस बुक हुआ कि वो गाड़ी गलत चला रहा था, और फिर बाद में मालूम हुआ कि उसको मारकर उसकी जान ले ली गई। दूसरा, बैतूल मध्य प्रदेश में नईम नामी मुसलमान ने जमीन खरीदकर आदिवासी के बच्चों के लिए स्कूल खोलता है, और उस गांव में सिर्फ 3 मुसलमानों के फैमिली है। सरपंच ने एनओसी दिया, स्कूल तामीर करता है 20 लाख की लागत से, और बीजेपी की सरकार जाकर उसको डेमोलिश कर देती है कि मदरसा बन रहा है। 3 मुस्लिम फैमिली में कौन मदरसा खोलेगा? अब ये फैसला आप कर लीजिए। तीसरी बात, ट्रंप कह रहा है कि मोदी ने मुझसे प्लीज सर कहा। ट्रंप का ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव कह रहा है कि जब तक मोदी कॉल नहीं किया ट्रेड डील नहीं होगी। चौथी मिसाल ले लीजिए, शाबार पोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है अफगानिस्तान में जाने के लिए, सेटरेशन रिपब्लिक से लिए हम पे सैंक्शन लगा दिए गए। आप बताइए फिर क्या बदल रहा है? बीजेपी क्या कर रही है इस मामले में? और ये ट्रंप के सैंक्शन की वजह से, महाराष्ट्र की बात करता हूं, दूसरों की नहीं, आप मालेगांव की पावरलूम की इंडस्ट्री कितनी परेशान है। उस मालेगांव के अतराफ में मानक साहब जितने किसान हैं वो खुदकुशी नहीं करते, क्योंकि अपने काम खेत में करने के बाद वो पावरलूम में जाकर उनको अच्छे खासे पैसे मिलते, काम कर रहे हैं। अब इस 50% टैरिफ से तो मालेगांव की पावरलूम की इंडस्ट्री कहां पे आगे, बताइए आप? परेशानी के हालात से गुजर रही है। यह सच्चाई है, रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है बीजेपी की सरकार को। ओवैसी साहब, इस बार जो महाराष्ट्र के इलेक्शन में आपको वोट मिला है, उसमें क्या नॉन मुस्लिम वोट मिला है क्या? क्योंकि आपने कोशिश की है हाल के दिनों में। जी, 2 मिसाल। औरंगाबाद में एक वार्ड है, वार्ड नंबर याद नहीं आ रहा, वहां तो कोई सोच ही नहीं सकता कि एमआईएम का जीतेगा। माने उसको बोलते शिवसेना का गढ़ है, किला है, एमआईएम के जीत गए। शिवाजी मानकुड़ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी मुंबई में बीएमसी के चुनाव में, जहां पर समाजवादी के एमएलए है, 8 वार्ड है, 8 में 6 हम जीते, उसमें एक हमारे दलित भाई जीत गए। तो ऐसे कई मिसालें हैं। अच्छा, फिर नारेगांव एक औरंगाबाद में एक वार्ड है, हमारे नॉन मुस्लिम दलित भाई जीत गए वहां पर।
तो ऐसे कई मिसालें, कई हम कोर्ट मिला है, नॉन मुस्लिम्स का बड़ी तादाद में हम कोर्ट मिला है। अब ये लोग जो चश्मा लगाते हैं कास्टिज्म का, कम्युनिज्म का, उनको तो कुछ नजर ही नहीं आता। वो तो बेचारे मुझे लगता है अंधे हो चुके हैं। ओवैसी साहब, एक तीखा सवाल पूछता हूं। आप कहते हैं कि अरे पूछिए। जी जी, आप कहते हैं नॉन मुस्लिम हमको वोट दे रहा है, लेकिन नॉन मुस्लिम आपको वोट क्यों देगा, हिंदू आपको वोट क्यों देगा, जब आप शर्जील इमाम और उमर खालिद के पक्ष में खुलकर खड़े हो जाते हैं, खासतौर से शर्जील इमाम के पक्ष में, जिसका वीडियो है नॉर्थ ईस्ट को भारत से काट देना चाहिए। ओवैसी साहब देखिए, एक बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के 3 बेल के ऑर्डर्स आए, सुप्रीम कोर्ट के, राइट। एक ऑर्डर क्या था जिसका आपने अभी नाम लिया, उन दो लोगों का। एक ऑर्डर था 2019 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस सूर्यकांत साहब का और जस्टिस बागची साहब का। 2019 महाराष्ट्र गड्डी चोरली में एक एक्यूज पर इल्जाम है कि उसने आईईडी ब्लास्ट किया, जिसमें 16 महाराष्ट्र के पुलिस के लोगों की हत्या हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जस्टिस बागची की बेंच ने यह ऑर्डर दिया कि क्योंकि जिस कोर्ट में मजिस्ट्रेट के पास केस चल रहा है वहां पर बहुत ज्यादा विटनेसेस हैं, और 2019 से जेल में उन्होंने इंटरिम बेल दे दी। जस्टिस संजय साहब और एक और ऑनरेबल जज साहब के पास एमटेक चेयरमैन का अरेस्ट हुए, उन पर पीएमएलए का सेक्शन लगाया गया, जो ट्विन टेस्ट होता है। बहुत ही मुश्किल होता है। ट्विन टेस्ट का मतलब यह है कि मैं कोर्ट को यह बताऊं कि मैं इस जो इल्जाम मुझ पर पीएमएलए का लगा, मैं बेकसूर हूं। उसमें जस्टिस संजय कुमार ने आर्टिकल 21 का हवाला देकर उनको बेल दी। सुप्रीम कोर्ट के 3 डिफरेंट बेंचेस 3 डिफरेंट जजमेंट दे रहे हैं। ये आपके सामने, मैं कंफ्यूज हूं। चौथी बात यह है कि जिस कानून को चिदम्बरम बनाए थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, यूएपीए का कानून लाए थे, उसमें मैं वाहिद एमपी था जो सेक्शन 15A के बारे में जो डेफिनेशन था टेररिज्म का, एनी अदर मीन्स के ऊपर मैंने क्या भाषण की, कभी आप सुन लीजिए। आपकी टीम को बोलिए कि उसका वीडियो निकालकर आपको दिखाओ। मैं वाहिद एमपी था जो कहा कि इस कानून का इस्तेमाल मुसलमानों पर होगा, इस कानून का इस्तेमाल आदिवासियों पर और जो पढ़े लिखे लोग हैं जो डाइसेंट करते हैं गवर्नमेंट खिलाफ होगा। तो चिदम्बरम ने कहा कि नहीं, केस डायरी। मैंने कहा पुलिस का दिमाग इस वजह से शुरू होता है कि मुसलमान है तो एक्यूज है, ये करा होगा। 180 डेज डिटेंशन की बात मैंने की। 2019 में अमित शाह यूएपीए को और सख्त कर दिए, गंदा कर दिए। कांग्रेस पार्टी और सेकुलर पार्टी सपोर्ट की। मैं इम्तियाज जलील हर प्रोविजन पर उसका डिवीजन मांगे। अब बताइए कौन जिम्मेदार है इसका? आप मुझे खाती करार देते। हां, उन दोनों को जिसको बेल नहीं हुई, कोर्ट उनको सजा दे देगा। यकीनन मैं कहूंगा कि कोर्ट ने सजा दी, ये मुल्जिम है। हमारा जूरिस्प्रूडेंस ये कहता है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। आपने भी, आपकी बरादरी ने क्या किया था सुनिए। मुंबई का ट्रेन ब्लास्ट हुआ, 185 लोग मारे गए, 11 मुसलमानों को पकड़ा गया। वही कानून जो कांग्रेस ने बनाया था, 19 साल जेल में थे। मधुबनी का अंसारी जो जिंदगी में मुंबई नहीं गया, जेल में मर गया। 19 साल के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा इनोसेंट है। मरने वाले पूछ रहे हैं कि किसने मारा। 11 लोग कह रहे हैं कि 19 साल क्यों खराब हुए। कौन जवाब देगा उसका? बताइए, कौन जवाब देगा? क्या वो जो मीडिया चैनल जो उन 11 लोगों का बाजा बजा दिए, उनकी पूरी दास्तान को इस तरह पेश किया कि वो क्या क्या उनके बारे में, अब कोई पूछता उनके बारे में? एक शख्स है जो मुझसे मिला आकर ऑफिस में, बोला कि जब मैं जेल में गया था, मैं टेलर था, मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी, आज मेरी बेटी 19 साल की। कौन वापस करेगा उनको 19 साल? यही तो हम पूछ रहे हैं ना कि मिस कैरेज ऑफ जस्टिस हो रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इधर या उधर करके लटकाना नहीं चाहिए, बिना केस चलाए, ट्रायल चलाए आपको जेल में नहीं रखना चाहिए, ये आपकी मांग है? सुप्रीम कोर्ट के मानक साहब, आप टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार उठाकर देख लीजिए चंद दिन पहले का, मेरे ख्याल से यह होगा 5 जनवरी या 6 जनवरी का। 3 डिफरेंट जजमेंट्स, 3 सही कह रहे हैं ऑनरेबल आप। जी जी जजेस जी, ने उस पर दिए। काफी बहस भी हुई है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही है। तो ओवैसी साहब, अब क्या बोलेंगे बताइए फिर अब आप। जी, बंगाल में चुनाव लड़ेंगे ओवैसी साहब? आदिल हसन साहब हमारे पार्टी के स्पोक्सपर्सन भी हैं और बेचारे 350 वोट से बलरामपुर से हार गए। वो गए हैं
और मुझसे मुलाकात करेंगे तो आदिल हसन साहब और हमारे बिहार के अध्यक्ष अख्तर रहमान साहब, तौसीफ आलम साहब, मुर्शिद आलम साहब, क्योंकि सब इलाके बंगाल से सटे हुए हैं, हम लोग बैठकर बात करके फैसला करेंगे। ओके, मतलब बंगाल असम जो 5 स्टेट्स के इलेक्शन आ रहे हैं उस पर अभी आपकी पार्टी में चर्चा चल रही है, कोई फैसला नहीं हुआ है? बंगाल के बारे में हम लोग बैठ के बात करेंगे, फिर जब जो फैसला होगा आपको बताएंगे इंशाल्लाह। जी, और असम में ओवैसी साहब, क्योंकि अब तो आप पूरे देश में अपने फुटप्रिंट्स जो है वो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं असम में? नहीं, आसाम के बारे में तो अभी कुछ फैसला नहीं, आसाम के बारे में कुछ फैसला नहीं हुआ है। ठीक है, बहुत धन्यवाद ओवैसी साहब हमसे बात करने के लिए, शुक्रिया और एक बार फिर से थैंक यू सर, मुबारक। थैंक ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच।